तो नमस्कार बच्चों, तो आप लोग के लिए फिर से प्रस्तुत है, जैसा कि आपको वादा किए थे कि 9th 10th का हर एक सब्जेक्ट का लेके आएंगे वीडियो। तो आज आ चुके हैं लेके 10th का साइंस का, जिसमें क्या है फिजिक्स का चैप्टर 1 क्या है फिजिक्स का, अगर क्या है फिजिक्स का पहले अध्याय के हिसाब से देखें, फिजिक्स वाले पार्ट की तरफ से जो क्या है सबसे हाई वेटेज वाला, अगर 10th की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका आता है, प्रकाश का, और सबसे लंबा भी पड़ता है। तो आज उसी को क्या करेंगे, डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। किसका, प्रकाश में भी थोड़ा उसका अलग पार्ट, पूरा आज नहीं देखेंगे, केवल प्रकाश के परावर्तन वाले पार्ट को देखेंगे। इंग्लिश में बोले, मतलब अंग्रेजी में बोले तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, प्रकाश सबसे, मतलब प्रकाश का परावर्तन से ही क्या शुरू में होता है प्रकाश सब। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये प्रकाश जो है होता क्या है प्रकाश जो शब्द है ये क्या है। तो देखिए प्रकाश क्या लिखा गया है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की वजह से ही हम वस्तु को देख पाते हैं, वरना नहीं देख पाते। तो प्रकाश के साथ साथ देखो, किसी वस्तु को देखने के लिए तीन मुख्य चीज का होना जरूरी नहीं, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। जैसे सबसे पहले तो आंख होना जरूरी है, उसके बाद प्रकाश का तो जरूरी है, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन का भी जरूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि कोई रूम में कहीं पे क्या मान लो फुटबॉल, अंधेरे कमरे में, एक अंधेरे कमरे में क्या है, ये एक फुटबॉल गिरा हुआ। साधारण सी बात है, अगर हम क्या कि टॉर्च को फुटबॉल पे जलाएंगे तब ना दिखेगा, ऐसा तो नहीं अपने आंख पे जलाओगे दिख जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल अभी तुरंत करके दिखा, जैसे अभी तुम हमको देख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर लाइट जला और वो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हें कैमरे में हम दिख रहे हैं। अगर इसके विपरीत करके दिखा, जैसे एक्सपेरिमेंट में देखो एक बार, हम क्या कर रहे हैं, अब तुम्हारे ऊपर लाइट जैसे जलाते कैमरे पे, क्या देख पा रहे हो हमको, नहीं ना। लेकिन यही लाइट अगर मेरे ऊपर जले क्या हो, ये लाइट अगर क्या होता है मेरे ऊपर जलता है तब आपको दिखता है। क्या हम दिख रहे थे कैमरे में, नहीं ना दिख रहे थे, अब दिख रहा है। तो यही है रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन का होना जरूरी नहीं, परम जरूरी है। किसी भी चीज को देखने के लिए आंख और प्रकाश का परावर्तन। फिर से देख लो किस किस चीज का, किसी भी दुनिया में किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे पहले किस चीज का जरूरी है, वो तो प्रकृति का, आंख का होना जरूरी है। दूसरा क्या है, प्रकाश का भी होना जरूरी है। और तीसरा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। क्या है तीसरा, प्रकाश का परावर्तन का होना भी जरूरी नहीं, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम क्या सीखे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं, और देखने के लिए तीन मुख्य चीज को जाने, जो क्या है जरूरी होना चाहिए। सबसे पहले आंख, वो तो नेचुरल होना चाहिए, उसके बाद दूसरा प्रकाश, और तीसरा प्रकाश का परावर्तन होगा तब देख पाएंगे, केवल प्रकाश से नहीं देख पाएंगे। इस बात को जहन में बैठा लो, क्योंकि अभी तुरंत एक्सपेरिमेंट करके देखे ना कि क्या था, अगर प्रकाश था, अभी जैसे प्रकाश है, क्या है प्रकाश मेरे सर पे शकल पे आ रहा है तब तुम हमारा शकल देख रहा। अभी तुरंत क्या देखे थे, प्रकाश था लेकिन हमारे शकल पे नहीं था, वो तुम्हारे मतलब कैमरे की तरफ था, तो हम क्या, तुम क्या था, हमको नहीं ना देख पा रहा था। इसीलिए प्रकाश का होने के साथ साथ प्रकाश का परावर्तन का होना जरूरी है दुनिया में किसी भी वस्तु को देखने के लिए। अब आगे की बात करते हैं, क्या है, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें से अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। अब प्रकाश के आगे की ओर थोड़ा सा बढ़े तो क्या है, प्रकाश का दुनिया में जितना भी स्रोत है सबको क्या अन्य प्रकार के स्रोत से क्या किया गया है, उसको प्रकाश में बदला जाता है। जैसे कि देख लो, जैसे मोमबत्ती, लालटेन देखा है, उसमें क्या है, वो क्या डालते हैं, डीजल पेट्रोल जो भी है, केरोसिन, इस सब डाल के जलाया जाता है। पेट्रोल नहीं डालता होगा, कई जगह होता है, लेकिन पेट्रोल भी डाला जाता है। अक्सर क्या केरोसिन या डीजल डाल के हम जैसे क्या है जलाते हैं, प्रकाश लाइट रोशनी की उत्पत्ति करते हैं। वहां पे भी क्या है, वो क्या करता है, डीजल या केरोसिन क्या करता है, वहां पे रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। जैसे अभी देखो, अभी जैसे लाइट जल रहा है या तुम्हारे रूम में लाइट जल रहा है, वहां पे क्या कर रहे हो तुम, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहे। जहां पे भी देखो क्या हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदला जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, इसीलिए, क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत आपको पता होगा कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न होती है ना ही विनाश होती है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इन इंग्लिश, एनर्जी नेवर फॉर्म नॉट डिस्ट्रॉय, इट्स ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब आगे की ओर और बढ़ते हैं, देखिएगा क्या है,
कि ये जो वस्तु है मतलब प्रकाश है, इसको क्या है दो अलग अलग तरीके में बंटवारा किया है। जैसे होता है प्रदीप्त या दीप्तिमान, और एक होता है अप्रदीप्त। इसमें क्या होता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो क्या करता है प्रकाश अपने से उत्सर्जित करती है, उस तरह के वस्तु को प्रदीप्त या दीप्तिमान कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लो, सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा स्रोत है, जो क्या है हजारों लाखों वर्षों से हो रहा है और अभी कई हजारों वर्षों तक चलता रहेगा। बिजली का जलता बल्ब, ये तो पता है, जलती मोमबत्ती, ये सब क्या है प्रदीप्त है। क्या है प्रदीप्त, इंग्लिश में बोले तो लुमिनियस। लुमिनियस दोज टाइप्स ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर एबल टू जनरेट देयर लाइट इट बाय इटसेल्फ, जो क्या करता है अपने प्रकाश को अपने द्वारा, वैसा पदार्थ वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, खुद से कर सकती है प्रकाश उत्सर्जित। मतलब ये नहीं कि अब यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा है तो साधारण सी बात है, वहां पे भी किसी न किसी एनर्जी को किसी न किसी ऊर्जा के माध्यम से क्या किया होगा, वहां बदला गया होगा। तो अब क्या है, आप इसको हम क्या करते हैं कैमरे फ्रेम से थोड़ा हट जाते हैं आप, ताकि क्या करो वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर सको। तो प्रस्तुत है अब क्या है अगला टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। अभी तुरंत क्या देखे थे, प्रदीप्त समझ गए थे क्या होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, इस तरह का वैसी वस्तु है जो क्या करता है प्रकाश जिसमें से उत्सर्जित होता है, दे आर प्रोड्यूसिंग लाइट, उस तरह के वस्तु को क्या कहते हैं हम प्रदीप्त। जैसे उदाहरण देखे तो सूर्य जो क्या है यूनिवर्स में सबसे बड़ा है, सूर्य के बाद इस तरह का बहुत सारा बल्ब देख लो, लैलटेन देख लो, लैंप देख लो, टॉर्च देख लो, एक्सेट्रा। अब देखेंगे अप्रदीप्त, वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, क्या करती है वो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उस तरह के वस्तुओं को अप्रदीप्त, दैट मीन्स इंग्लिश में बोले तो नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारा, जैसे वो कबाड़ी वाला नहीं बोलता लोहा टीना प्लास्टिक जितना आता है सब ले लो, उदाहरण में घर घराड़ी जो भी आता है सब तो ले लो, जैसे टेबल कुर्सी पुस्तक पौधे इत्यादि। शायद वो तो नहीं ना लेता, इस तरह का टॉर्च को नहीं बोलता ऐसे, और लोहा टीना प्लास्टिक घर घराड़ी कुछ इस तरह का बोलते हैं। तो वो जितना भी बोलते हैं और तुम्हारे आँख का मतलब क्या है इस तरह का सोर्स, जैसे तुम लोग तो इतना अंडरस्टूड हो ना, टेबल कुर्सी बेंच डेस्क ये सब जो लाइट सीधे सीधे समझो, जो लाइट क्या करे उत्पन्न ना करे, उस तरह के वस्तुओं को क्या कहते हैं हम अप्रदीप्त, या इंग्लिश में बोले तो नॉन लुमिनियस कहते हैं। अब चलते हैं अगले टर्मिनोलॉजी की ओर, जो क्या हमारा प्रकाश की किरण। अब आता है से प्रदीप्त अप्रदीप्त समझ गए, हर के पीछे लॉजिक है कि देखो हर एक क्या सिस्टमेटिक बना हुआ, पहले इसको जाने फिर उसको जानने फिर उसके बाद अब क्या जानने प्रकाश की किरणों। प्रकाश की किरणों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जैसे किसी भी प्रदीप्त पदार्थ, प्रदीप्त मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है, जैसे कि मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश क्या है सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता, मतलब एक साथ क्या बहुत सारे तरह का मतलब अनंत किरण एक साथ उत्पन्न होता है, जितना उसका लिमिटेशन उस हिसाब से उत्पन्न होता है। सरल रेखा में सीधी रेखा में क्या है एक ही दिशा में बहुत सारे एक सरल रेखा पर चलने वाली, लेकिन क्या हो उसमें से कोई एक सरल रेखा पर चलने वाली जो किरण होगा उसको हम बोलेंगे क्या, ध्यान दो, प्रकाश की किरण कहेंगे, उसको केवल रे बोलते हैं। जैसे कि अब अगला देख लो, और क्या उस पूरे समूह को, जैसे क्या था एक टॉर्च जलाए तो उसमें क्या बहुत सारा किरण एक साथ उत्पन्न हुआ, मतलब अगर टॉर्च की बात करें तो ये हमारा क्या है, बस देख लो टॉर्च है, अगर इस टॉर्च को क्या किया हम अगर जलाए तो एक साथ देखो बहुत सारा किरण आता है, बहुत सारा क्या है प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलता है, सीधी रेखा में लेकिन निकलता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, इसीलिए क्या है बहुत सारा किरण निकला। और इस सब को देखना, क्योंकि प्रकाश की किरण को जब पढ़ेगा तो क्या पता चलेगा कि प्रकाश की किरणों के समूह को तो प्रकाश क्या कहा जाता है, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। लेकिन एक सिंगल एक रे को क्या कहते हैं, इसमें से किसी एक को छांट लो, अगर कोई एक रे है, कोई एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश का किरण है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रकाश की किरण बोलेंगे। सरल रेखा में क्या है, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। ये याद रखना, प्रकाश की किरण और प्रकाश का किरण पुंज में बहुत अंतर है। पूरे समूह को बोलते हैं प्रकाश का, पूरे समूह क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट, हिंदी में
किरण पुंज कहते हैं। अब आता है क्या, जैसे इस तरह के बहुत सारे कई जगह क्या देखते हैं कि कई जगह होता है किसी छोटे बिंदु, बहुत सारा प्रकाश क्या है किसी छोटे बिंदु पे आकर केंद्रित हो रहा है। कई कई जगह देखते हैं क्या एकदम समांतर जा रहा है, ज्यादातर तो देखते हैं एकदम समांतर प्रकाश निकल रहा है। कई जगह क्या देख रहे हैं एक किसी निश्चित बिंदु से एकदम फैल रहा है ऐसे। तो इस आधार पे क्या किया गया, प्रकाश को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा क्या है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, अपसारी किरण पुंज जिसको क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम, मतलब बहुत सारा किरण पुंज क्या है, अभी तुरंत बताएंगे इस सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले अभी क्या देख लो, तीनों का नाम देख लेते हैं, तुरंत जानेंगे एकदम डिटेल में। दूसरा क्या आता है समांतर किरण पुंज, क्या है समांतर किरण पुंज को इंग्लिश में पैरेलल बीम कहा जाता है। और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज जिसको इंग्लिश में कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे अभी अपसारी किरण पुंज की बात करो, ये होता है डाइवर्जिंग बीम, मतलब किसी एक निश्चित बिंदु से क्या है फैलता है। कोई क्या है प्रकाश एक निश्चित बिंदु से फैलता है, क्या होता है फैलता है, इसको क्या बोलते हैं हम अपसारी किरण पुंज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग सबसे स्पष्ट है क्या, डाइवर्ज मतलब बहुत ज्यादा फैल रहा। अब आता है समांतर किरण पुंज जो क्या है जिस किरण के बीच में क्या है किरणों के समूह के बीच की दूरी हमेशा क्या हर जगह बराबर। यहाँ पे देखो यहाँ पे कम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये जो किरण है उसके बीच की दूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या है हर जगह बराबर, मतलब समांतर जा रहा है, एक शुरू से लेकर के अनंत तक हर जगह क्या है दूरी बराबर है एकदम। और तीसरा क्या आता है अभिसारी किरण पुंज, इंग्लिश में इसको कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं, जो क्या है बहुत सारा किरण किसी एक निश्चित बिंदु पे केंद्रित होता है। क्या होता है जैसे ऐसे जा रहा सब क्या है एक निश्चित बिंदु पे केंद्रित हो गया, इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। चलो इसका भी परिभाषा लिखा देते हैं। आप क्या करो पहले इसको अच्छे से नोट कर लो, हम कैमरे फ्रेम से हट जाते हैं। जैसा कि हम क्या है अभी तुरंत देखे थे किरण पुंज के प्रकार की, क्या था एक था अपसारी किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज। जैसे देखिए क्या है अपसारी किरण पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। वैसा किरण पुंज जो क्या करता है इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से क्या होता है एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, एकदम फैलता है ये। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ये बिंदु स्रोत है, यहाँ से क्या है ये किरण पुंज एकदम फैल रही है, एक देख रहे हो एकदम, जैसे कि शुरू में क्या है बीच में दूरियां बढ़ती चली जाती है, किरणों के बीच की दूरियां धीरे 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 बढ़ती चली जाती है, क्योंकि क्या हो रहा है फैल रहा है किरण क्या हो रहा है एकदम फैल रहा है। तो इस तरह के किरण पुंज का क्या नाम है, अंग्रेजी में बोले तो डाइवर्जिंग बीम और हिंदी में बोले तो अपसारी किरण पुंज। जैसे अब दूसरा देखिएगा क्या आता है समांतर किरण पुंज जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पैरेलल बीम। जो क्या होता है ऐसे किरण पुंज में प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है, बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आती किरण पुंज में को क्या है समांतर किरण पुंज कहते हैं। ये इस तरह का क्या है अक्सर आगे थोड़ा देर बताएंगे इसका क्यों और कैसे, वजह भी बताया जाएगा क्या है समांतर किरण पुंज। बहुत अधिक दूरी से जो क्या आता है प्रकाश की किरण पुंज, उस तरह की किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। जैसे अब बहुत कितना दूर है सूर्य पृथ्वी से, उस तरह के जो प्रकाश का किरण पुंज है उस तरह को क्या लिया जाता है उस तरह को समांतर किरण पुंज, उस तरह के किरण पुंज को कहा जाता है। जैसे देखो क्या है इस तरह के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। माइंड बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा रखना कि क्या है जो बहुत अधिक दूरी से जो प्रकाश क्या होता है आता है वो अक्सर क्या रहता है एकदम समांतर रहता है। अब तीसरा क्या आता है हमारा अभिसारी किरण पुंज जो जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम क्या होता है इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है कि बहुत सारा किरण पुंज किसी एक निश्चित बिंदु पर आके ऐसे मिलता है, इस तरह से मिलता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है एकदम आके क्या हो रहा है एक निश्चित बिंदु पे यहाँ पे आके सारा किरण पुंज यहीं पे आके मिलता है। तो चलिए देखते हैं अगले कंसेप्ट को। आप इसको क्या कीजिए अच्छे से अपने नोट्स में सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट कीजिए, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन सब है कई बार पूछा भी है कि इस तरह के किरण पुंज को क्या कहते हैं क्या नहीं, इस तरह के चीजों को 10th में कई बार टच किया गया। तो इस तरह पे ध्यान देना जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। तो आप नोट कीजिए, हम अगले कंसेप्ट को लेकर आ रहे हैं।
चलिए अब क्या है, प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से समझने के लिए कुछ और चीजें, कुछ और पदार्थ के बारे में जानना जरूरी है। उस पदार्थ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और उस पदार्थ का आगे जो है बहुत ज्यादा यूज होगा, इसीलिए उस पदार्थ के बारे में अभी जानना। जैसे कि देखिए, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ, इन तीनों को जानना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। पारदर्शी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, पारभासी को ट्रांसलूसेंट और अपारदर्शी को ओपेक्यू बोलते हैं। तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जैसे देखिएगा, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए, क्या करे, आसानी से इस पार से उस पार कर जाए, कर जाता है, पारदर्शी क्या कहलाता है, पारदर्शी पदार्थ वह कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक कांच रखा गया, क्या रखा गया, कांच, इस साइड से एक टॉर्च जला तो क्या है, प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार चला गया। अतः क्या है, इस तरह के बहुत सारे वैसे पदार्थ जिनसे सीधे सीधे समझो, उस तरह के पदार्थ जो क्या हो, जिनसे प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार चला जाए, उस तरह के पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। उदाहरण के लिए कांच, जैसे पानी, पानी में भी टॉर्च जलाओगे, नहीं समझ में तो ग्लास में पानी डालना, टॉर्च जलाना, इस पार से उस पार जाता है। हवा, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है। अब चलो देखते हैं दूसरा उदाहरण। जैसे वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग, क्या है, एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है, उसे पारभासी मतलब ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस पदार्थ कहते हैं, कहलाते। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबर, ट्रेसिंग पेपर, जो बटर वाला पेपर आता है, देखिए हो ना, वो चमड़ा भी होता है, इसमें चमड़ा भी इंक्लूड है। इस तरह के बहुत सारे होते हैं, हमने कुछ को लिया है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या किए, तेल कागज है एक, जिसमें हम क्या किए, तेल लगा दिए। बचपन में आप लोग शायद करते हुए कभी कभी, क्लासमेट के कॉपी या नॉर्मल कॉपी पे भी तेल लगा, किसी फोटो को छापने के लिए जो करते थे, इसमें क्या था, थोड़ा सा तेल लगा देते और क्या था, किसी फोटो के ऊपर रखने से पूरा पूरा फोटो दिखता था। याद है, हम भी किए हैं, अपने क्लास हॉस्टल में करते थे, एक पेपर पे रख देते, जैसे कोई फोटो सर हार्ड वाला दे दिया और हमको क्या था, नहीं बनता, तो हम क्या करते, यही वाला ट्रिक अपनाते, एक पेपर में तेल लगा देते और उसको ऊपर से रखते, तुरंत पेंसिल से चला देता है, फिर क्या करते, उसको सुखा लेते, यानी तो और होशियारी करते, ताकि क्या हो ना, बुक पे पता चलता, और उस पेज पे तो आ गया, अब उस पेज को क्या करते, दूसरे पेज पे डाल, उस पेज से फिर से पेंसिल चला देते, पीछे छप जाता, तो सर को ये भी नहीं पता चलता कि लड़का ने बुक से छापा, सुंदर भी दिखता। तो उस चीज का कमाल था वो। जैसे यहाँ पे देखो एक कागज है, कागज में क्या है, तेल लगा है, टॉर्च जलाओगे तो क्या है, मान लो यहाँ से मान लो 500 किरण आ रहा, इधर पार होगा लगभग 50-60, 500 आएगा तो 50, जैसे 10-12 है तो क्या है, 3-4। इसी तरह से इस तरह के पदार्थ को क्या कहते हैं, पारभासी या इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। तो अब देखते हैं तीसरा, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने ही नहीं देगा, एकदम देखो यहीं पे जाने नहीं देते हैं, अपारदर्शी, जिसको अंग्रेजी में ओपेक्यू पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण तो बहुत सारा, जैसे ले लिए क्या, एक ईंट ले लिया और टॉर्च जलाए, साधारण सा बात है, दीवार में टॉर्च जला दो। इस तरह के बहुत सी चीजें जिसमें टॉर्च जलाओगे तो आसपास, जैसे पेन है, इस पे भी चिपका के छोटू सा टॉर्च जलाओ, नहीं जाने देगा। अगर ग्लास होगा इस तरह का, जैसे मार्कर टाइप, जिसमें क्या हो, कलर पूरा एकदम पूरा, मान लो तुम क्या किया, वो ग्लास टाइप वाला ले लिया पेन, जैसे एक्सेलिंग ग्लेशियर का रहता, आर पार थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। जैसे ईंट ले लो, जैसे यहाँ पे लिया गया, ईंट लिया गया, टॉर्च लाए, नहीं गया प्रकाश आर पार, एकदम रुक गया। बेंच ले लो, डेस्क ले लो, अपने दीवार पे जला के देखो, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप क्या करो, इसको अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट करो, तब तक हम चलते हैं अगले कंसेप्ट को लेके आ रहे हैं। तो अब आ गए क्या चीज, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को लेके, जो 10th में पूछता नहीं, हर बार पूछता ही पूछता है। इसका क्या, 2000% गारंटी के साथ, अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं तो सब्जेक्टिव में आ ही जाएगा, इसका गारंटी हम 2000% जो क्या है, प्रकाश का परावर्तन, इससे हर बार 10वीं के बिहार बोर्ड में प्रश्न रहता ही है। इसको भूलना ही नहीं है किसी भी हालत में, या तो रट जाओ, कैसे चाहे जैसे, वो तुम्हारा काम। और अभी क्या करें, एकदम अच्छे समझा रहे, इसको क्या करना है, सब कुछ दुनियादारी छोड़ दो। अगर बगल बगल में कई बच्चा क्या कहता है, कंप्यूटर में देख रहा है तो 2 टैब ऑन कर, एक में तुरंत कुछ और, पापा के लिए एक और, तुरंत देख रहा है, तुरंत ये ऑन कर लिया।
उस तरह का हरकत, सारा विंडो विंडो बंद कर लो और एकदम सीधे से कंसंट्रेट होकर आप देख लो, क्योंकि इससे प्रश्न आएगा ही आएगा। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है, कि प्रकाश की किसी वस्तु से, प्रकाश के जैसे किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे किसी वस्तु क्यों लिया गया पता है, क्योंकि हम जो किसी वस्तु को देखते हैं तो उस समय में तो प्रकाश का परावर्तन होता है, तब तो हमको दिखता है। जैसे तुम हमारे हाथ को कैसे देख रहा, क्या है, यहाँ से कहीं से, इधर से और इधर से जैसे प्रकाश आया, ये यहाँ से टकरा के कैमरे में गया, तब तुम देख रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। और एक उदाहरण जैसे यहाँ पे लिए, जैसे क्या, एक समतल दर्पण लिए, यहाँ पे एक टॉर्च जला है, इसका प्रकाश आया, आपतित हुआ और ये फिर रिटर्न चला गया, तो ये तो है ही। तो सबके मन में रहता है प्रकाश का परावर्तन मतलब दर्पण से आया और टकरा के गया, ये यही रह जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर दुनिया में कोई भी चीज अगर आपको दिख रहा है तो वहां पे भी प्रकाश का परावर्तन ही है, उसके अलावा कोई और है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर दिखेगा ही नहीं। एकदम क्या क्रिस्टल क्लियर ये सब लॉजिक रखा करो, इसमें ढीला नहीं होना। 10th में पूछता है, इसीलिए इस सब कुछ चीज को एकदम मस्त रखना, इस सब कंसेप्ट को। अब देखो आगे क्या बताया गया है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्र क्या है, किरण आरेख, रे डायग्राम कहते हैं। रे डायग्राम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बस ये टर्मिनोलॉजी जानना था कि रे डायग्राम मतलब किरण आरेख होता क्या है। तो प्रकाश का जो ये जो चित्र सब बना बना के बताएंगे, मतलब प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला जो चित्र सब होता है वो अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि क्या कोई वस्तु फलाने जगह पे है तो उसका प्रतिबिंब चिलाने जगह पे बनेगा, डिमकाने जगह कहाँ बनेगा, इस सब चीजों में बताएंगे। बस ये टर्मिनोलॉजी को जानना था कि क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले क्या चित्र को किरण आरेख, रे डायग्राम कहते हैं। अब क्या आता है, उसके बाद आता है परावर्तन के नियम, और इसको भी पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो हर बार पूछेगा। और कई बार वो जो 15 क्वेश्चन रहता है, 15 रहता है क्या, इससे 15 हल करना रहता है, उसमें क्या पूछता ही पूछता है। आई थिंक वो 2 नंबर का रहता है, 2 नंबर का ना, हाँ 2 नंबर का रहता है वो सवाल, तो उसमें तो पूछता ही है। 1 नंबर में तो 100 नहीं 2000% पूछेगा ही पूछेगा। परावर्तन के नियम से उससे भी पूछता, तो पहले जान लेते हैं परावर्तन का ये जो नियम है वो क्या होता है। पहले अभी परावर्तन के नियम जानेंगे, फिर परावर्तन के नियम के बारे में और डिटेल। जैसे प्रकाश की किरण किसी सतह पर क्या है, पढ़कर जिन नियमों का पालन करते हुए क्या होता है, परावर्तित होता है। क्या होता है, प्रकाश क्या है, किसी भी सतह पर पढ़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ देखो एक क्या है, दर्पण है, समतल दर्पण, यहाँ पे ये क्या है, रंजित किया जाता है। यहाँ पे देखो जैसे लिखा होता है, चांदी की परत चढ़ाई जाती है और उससे ऊपर कोई एक पेंट किया जाता है ताकि वो चांदी का परत क्या रहे, सुरक्षित रहे। नहीं तो उंगली से खरोच दोगे तो स्क्रैच कर दोगे तो वो क्या होगा, फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब पारदर्शी, वो क्या करेगा, इस पार से उस पर प्रकाश जाने लगेगा। लेकिन क्या वहां से पीछे रजतित किया जाता है, सिल्वर्ड किया जाता है, अंग्रेजी में बोले, हिंदी में रजतित बोलते हैं, वो कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, और उसके ऊपर एक पेंट चढ़ा दिया जाता है ताकि क्या हो, अपना आप सुंदर शक्ल उसमें देख सको। नहीं तो क्या होगा, नहीं दिखेगा, क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाए वो वस्तु। तो वस्तु नहीं, वो कांच होता है ना, कांच। यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको बनाया जाता है उस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, एक समतल दर्पण लिया गया, यहाँ पे एक किरण को आपतित किया गया, फिर ये क्या हुआ, परावर्तित हुआ, और परावर्तन यहाँ पे एक कोण बना है 90 डिग्री का इस बिंदु पे, तो ये अभिलंब होता है। तो इस पूरे को थोड़ा गौर से देखना। सबसे पहला टर्म क्या देखे हम, ये किरण, आपतित किरण, जो क्या होता है इस दर्पण पे आया तो आपतित किरण, तो क्या होता है, आने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो किरण क्या है, दर्पण पे टकराती है, मतलब आपतन बिंदु पे जो किरण टकराए उसको आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पे आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इस हर टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ लो, क्योंकि हर बार इसके भी बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। कि पहले जान लो आपतित किरण क्या है, जो किरण दर्पण पे आता है उसको आपतित किरण कहते हैं। जिस भी बिंदु पर क्या है, आपतित किरण टकराई दर्पण पे, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। टकराने के बाद जो वापस जाती लौटती हुई किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण।
क्या है, दर्पण से आपतित होने के बाद क्या हुआ, उस बिंदु से, आपतन बिंदु से टकराने के बाद, क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु से टकराने के बाद लौटती हुई प्रकाश किरण को, क्या है यहाँ पे, आपतन बिंदु से टकराया, उसके बाद लौटती हुई प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु से टकराने के बाद इस लौटती हुई प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे एक चीज देखना, आपतित किरण के ब्रैकेट में लिखा हुआ IR, आपतित किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है, इंसिडेंट रे, इसीलिए I फॉर इंसिडेंट और छोटू R फॉर रे, और यहाँ पे भी उसी तरह से क्या, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, R फॉर रिफ्लेक्टेड और छोटू R फॉर रे दिया गया। और इस आपतन बिंदु पे, इस बिंदु पे क्या है, अगर 90 डिग्री का कोण, केवल इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, आपतन बिंदु पे जो 90 डिग्री का कोण बनेगा उसी को हम अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु पे जो 90 डिग्री का कोण बनेगा, केवल आपतन बिंदु पे, अगर इधर बन गया या इधर 90 डिग्री का, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको केवल हम लंब ही बोलेंगे, परपेंडिकुलर। लेकिन जब ये वो बन गया कहा, आपतन बिंदु पे, तब जाकर उसको बोलेंगे अभिलंब, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल भी कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसको एन से सूचित किया गया, ले अभिलंब भी लिख लो हिंदी में, अभिलंब। तो अब देखो, अब आता है परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के दो नियम है, कितने, परावर्तन के दो नियम है, कितने हैं, दो नियम, इसको एकदम अच्छे से याद रखना है, दो नियम। परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। पहला नियम क्या कहता है, पहले नियम को समझते हैं। पहला नियम, इस अभिलंब को हटा नीचे कर देते ताकि नियम को हम अच्छे से लिख पाए, अभिलंब, ठीक। अब देखिएगा, नियम को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। नियम, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पे जो अभिलंब बना, अभिलंब और परावर्तित किरण, पहले फिर से सोचो और फिर से सुनो, आपतित किरण और इस आपतन बिंदु पे जो अभिलंब बना वो, और परावर्तित किरण, तीनों के तीनों क्या है, एक ही समतल में होते हैं। यही पहला नियम है। पहला नियम को फिर से देखो, क्या कहता है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु पे अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण, एवं परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण, क्या देखे हम, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों। जो परावर्तित किरण को थोड़ा सुंदर करते हैं, किरण, तीनों एक ही समतल में होते, तीनों एक ही समतल, तीनों एक ही समतल में होते हैं। यही क्या है, हमारा पहला नियम। तो फिर से देख लो, इसको याद नहीं, पूरा खून में बसना चाहिए, एकदम रट जाना है कि परावर्तन के पहला नियम क्या है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण, तीनों क्या है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब क्या आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम को समझने से पहले एक चीज और जान लेते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और क्या, परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या समझे, परावर्तन कोण का परिभाषा क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण। इन दोनों में रिश्ता क्या बताया गया है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यही हमारा दूसरा नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण, जिसको छोटा आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि आपतन कोण को इंग्लिश में क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आई फॉर इंसिडेंस होता है। आपतन कोण परावर्तन
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब क्या हो गया, परावर्तन कोण को अरे आर से डिनोट किया, मतलब हो गया आई बराबर आर। ये दिख रहा है क्या? तो क्या समझे हम, दोनों के दोनों नियम को अच्छे से समझ गए क्या, कि क्या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या होता है। परावर्तन के दो नियम, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण आपतन बिंदु पे अभिलंब एवं परावर्तित किरण। यहाँ पे देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पे, ये जो बिंदु है इस पे अभिलंब एवं परावर्तित किरण, तीनों के तीनों क्या है, एक ही समतल में। ये हमारा हो गया क्या, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है, ये आई आपतन कोण, ये आर परावर्तन कोण के बराबर है, ये हमारा है दूसरा नियम। अगर क्या हो आई मतलब ये हो गया 30 डिग्री तो ये भी होगा 30 डिग्री। मतलब मन ही मन सोच रहा क्या ये 45 तो ये भी 45, क्या एकदम सही जवाब, ये भी 45 ही होगा। इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं। तो आप क्या करो, इसको अच्छे से नोट करो, हम फिर अगले कंसेप्ट को लेके आते हैं। चलिए देखेंगे अब अगले कंसेप्ट को। अगला कंसेप्ट पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है, मतलब संख्यात्मक बेस पे क्या है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है। थोड़ा लाइट कम पर हाँ, तो अब दिख रहा है अच्छे से। तो अब क्या ये संख्यात्मक मान पे कई बार पूछा है, इसको ध्यान से देखिए क्या हो, मतलब ये इसमें जानकारी बहुत बहुत ज्यादा है। देखिए क्या बोला, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। अगर क्या किया हम एक समतल दर्पण ले ले, इसमें सामने से एकदम टॉर्च जलाए तो क्या होगा, उस पर थोड़ा विचार किया जा रहा है कि क्या होता है। आप देखते होंगे क्या कि एक दर्पण लिया, उसमें एकदम सीधे सीधे टॉर्च जलाएंगे तो लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अगर क्या करें हम उसमें टॉर्च जलाए, तो क्या देखने को मिलता है कि जिस रास्ते से आप क्या करे हैं, क्या किए हैं, लाइट गया उसी रास्ते से वापस आता है। ऐसा देखे ना कि कहीं टॉर्च जलाए, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से रिटर्न आ जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा देखिएगा, जब क्या है, ये हमारा एक समतल दर्पण है, उसमें नीचे से एक टॉर्च जलाया गया, तो इस रास्ते से गया तो मतलब आपतित किरण भी इधर ही है और परावर्तित किरण भी यही है, इसी रास्ते से गया और इसी रास्ते से आया। और यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बने, क्योंकि आपतन कोण पे आपतन बिंदु पे बनता है, तो आपतन बिंदु पे जो 90 डिग्री होता है उसका वैल्यू तो यहाँ पे 90 डिग्री होगी। तो साधारण सी बात है, यहाँ पे आपतन बिंदु मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण फैल के होता था आपतन बिंदु के बीच में। और आपतन कोण जो क्या होता था, पहले देखे होंगे आपतन कोण जो बनता था, यहाँ देखिए एक बार, तो इसको और इसको, ये हो गया आपतन कोण और ये परावर्तन कोण होता है। क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, यहाँ देखो आपतित किरण और अभिलंब सब क्या है एक ही जगह पे और परावर्तित किरण भी एक ही जगह पे, इसीलिए क्या हो जाता है, आई का मान 0 के बराबर होता है। क्या होता है, आई और आर दोनों का मान 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि आई 0 तो आर भी 0। ये नियम से हो जाता है कि आपतन कोण क्योंकि परावर्तन कोण के बराबर है, इसीलिए क्या है परावर्तन कोण आर बराबर भी 0 हो जाता है। जब क्या है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये नंबर मतलब न्यूमेरिकल एक नंबरी वाले सवाल में बिहार बोर्ड में कई बार पूछा है, अक्सर आ जाता है। तो इसीलिए इसको ध्यान रखिए, अच्छे से नोट कर लीजिए और फिगर बनाइएगा, ताकि क्या हो तुरंत कॉपी का नोट्स जब ये पलटिएगा तो दिख जाए ओ, इसीलिए। तो डन है, तो इसको नोट कीजिए और तुरंत अब लेके आते हैं अगले कंसेप्ट को। तो चलिए अब अपने अगले कंसेप्ट को थोड़ा देखते हैं। तो अगला कंसेप्ट क्या है, अब सीखेंगे जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में, प्रतिबिंब। सबसे पहले प्रतिबिंब सुनते ही दिमाग में क्या आता है, प्रतिबिंब होता क्या है, खासकर प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश आया और दर्पण, मान लो ये दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या है, यहाँ पे दर्पण और कोई क्या है प्रकाश किरण आया, टकराने के बाद या तो पार जाता है या टकराने के बाद इधर आता है,
दो क्या होता है, जिस बिंदु से मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जहां पे बिंदु मिल गया या जहां पे प्रतीत हो रहा है कि वहां मिलेगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, एक बिंदु स्रोत आया, प्रकाश की किरणें एक अनंत से आ रहा है कहीं से, और क्या हुआ, यहाँ से टकराया और परावर्तन के बाद यहाँ गया, एक यहाँ से गया और यहाँ पे दो किरण लिया गया और क्या 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 हुआ, यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बना, वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे बना है। तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना है, या तो क्या होगा, मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत हुआ, तो वहां पे क्या होगा, वास्तविक मतलब प्रतिबिंब प्राप्त बनेगा। वास्तविक आभासी अभी बाद में देखते हैं। अब देखेंगे क्या है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रतिबिंब, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल इमेज। और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो पहले अब क्या है, इन दोनों के बारे में थोड़ा गहन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा जाने कि ये खास होता क्या। तो जैसे कि अभी तुरंत देखें प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उसी तरह से क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब में कुछ खास है नहीं। इसका परिभाषा देखने से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि क्या है वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, सब कुछ इतना ही है, दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ तक तो सेम से मिल रहा, बात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, इस चीज को ध्यान रखोगे, उसी का परिभाषा याद रखो, इस चीज को ध्यान रखोगे कि वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे क्या है, वास्तव में मिलती है, लेकिन या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। एक और लाइन ऐड किया गया है, समझ लो, जो क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब आभासी प्रतिबिंब वाला लाइन है। क्योंकि प्रतिबिंब तो दोनों प्रकार के, अगर प्रतिबिंब का परिभाषा पूछे तो वहां पे दोनों चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या है, वास्तविक और आभासी दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे मिलती है या बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, दोनों लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। तो यहाँ पे क्या, किसी बिंदु स्रोत से आती है हुई प्रकाश की किरण है, दर्पण से टकराया और यहाँ पे एक प्रकाश है, और फिर यहाँ से एक फोकस से गया और एक टकरा के यहाँ पे दोनों मिला। तो यहाँ पे जो वास्तव में मिला, इसी को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की थोड़ी सी विशेषताएं जान लेते हैं। जैसे कि देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस चीज को याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये सवाल हर बार आता है, इस तरह का सवाल हर बार आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। ऑप्शन देगा कि किस तरह के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक या काल्पनिक दोनों। तो इस तरह के सवाल तो हर बार आता है बिहार बोर्ड के 10वीं में, तो इसको तो याद रखना ही रखना है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, अगर ये है मार्कर, इसका अगर प्रतिबिंब बनाया जाए तो ऐसा बनेगा। जैसे यहाँ तक तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है, यहाँ पे ये तीर दिख रहा है, अरे बना क्या, उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब का दो दो विशेषता जान लिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और ये हमेशा उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब क्या था, एक बार रिवाइज करते हैं। किसी बिंदु स्रोत से, पहले प्रतिबिंब को जानते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई क्या है यहाँ पे देखो, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक दैट मीन्स रियल इमेज, और काल्पनिक मतलब काल्पनिक या आभासी मतलब वर्चुअल इमेज, जिसको इमेजिनरी इमेज भी कहते हैं। तो अब आता है वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का दो विशेषता बताएं कि वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा उल्टा होता है, जब ऐसा तो वो उल्टा होगा, और दूसरा क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले कंसेप्ट को कवर करते हैं। आप इसको सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट कर दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सब दिखाया गया है।
तो चलिए देखते हैं अब आभासी प्रतिबिंब को। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। आभासी प्रतिबिंब जैसे क्या बताए थे हम, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से, क्या यहाँ पे भी लिखा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिले उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन आभासी में क्या है, बस सब कुछ सेम है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से, यहां ध्यान देना, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, दैट मीन्स इंग्लिश में बोले तो वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक फोटो दिख रहा है, इसमें क्या है, एक छोटू सा फोटो जो क्या है बन रहा है, और यहाँ पे देखिए केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वास्तव में मिलता तो ये क्या होता, सीधी रेखाओं से यहाँ पे मिलाया जाता, लेकिन क्या है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए केवल डॉटेड रेखाओं मतलब बिंदुओं से दर्शाया गया है, या टूटी हुई रेखा से दर्शाया गया है कि कुछ इस तरह का मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे विशेषता देखिएगा आभासी प्रतिबिंब का, कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि वो क्या है, आभासी है, काल्पनिक है, जिसको डॉटेड रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त इसीलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे देखोगे ये किरण आरेख में भी क्या डॉटेड रेखाओं से बताया जाता है। और दूसरी बात है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा ही बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, सॉरी वास्तविक नहीं, आभासी, मतलब आभासी बोले या काल्पनिक, काल्पनिक और आभासी जब भी बनेगा वो क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा। ऐसा है तो वस्तु ऐसा है तो प्रतिबिंब भी ऐसा ही बनेगा। अब लास्ट वाली क्या है, आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं या टूटी हुई रेखाओं से क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। जब भी होगा आभासी प्रतिबिंब तो क्या होगा, टूटी हुई रेखा या बिंदुओं से ही दिखाया जाएगा। तो अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, इस फोटो को भी बना लीजिए जिससे फील आएगा। वो हो यहाँ पे क्या है, डॉटेड रेखाओं से पहली विशेषता देख लो कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे डॉटेड रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है, जो क्या है वास्तव में मिलेगी तब तो पता चले, वास्तव में मिलती भी नहीं। इसीलिए जैसे आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या सीधा बनता है, तो यहाँ पे देखो एक छोटू सा तीर, यहाँ भी छोटू सा तीर जो सीधा है ना, सीधा है, जिस दिशा में ये उसी दिशा में ये। अब तीसरी बात क्या है, आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं या टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया जाता है। यहाँ पे देखो जैसे आभासी प्रतिबिंब ये बना है, इसको क्या है, टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया गया है ना। तो अब चलते हैं अगले कंसेप्ट, इसको नोट कीजिए। अब हम देखेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आगे की ओर बढ़ते हुए अब आ गए हैं क्या, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना के बारे में जानेंगे कि समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, किस तरह से बनता है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले देखिएगा एक चीज देखना, इसमें देखना है पहले रियलिटी क्या है। एक हम क्या किए, एम और एम डैश हमारा दर्पण है, इस पे क्या एक बिंदु ओ एक ऑब्जेक्ट के रूप में लिया गया, मतलब वस्तु के रूप में लिया गया है। इसका क्या है, हमको इमेज बनाना, मतलब प्रतिबिंब बनाना। तो उसके लिए क्या किया गया, एक पहले सबसे पहला किरण क्या किया गया, 90 डिग्री पे दर्पण पे क्या किया गया, आपतित करें। आपको बताया थे समतल दर्पण पे क्या करेंगे, जब हम 90 डिग्री पे मतलब सीधे सीधे जैसे टॉर्च जलाते हैं, एक किरण लिए जो क्या है समतल दर्पण पे 90 डिग्री पे आपतित होती है, साधारण सा बात है, परावर्तित भी उसी दिशा में हो जाएगी। तो अब दूसरा किरण क्या किया, हम एंगल आई से क्या किया, एंगल आई से आपतित कराए, और एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब आपतित हुई, और एंगल आर से, एंगल आई से आपतित हुई, एंगल आर से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। आपको तो पता ही है एंगल आई बराबर आर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको थोड़ा सा आगे डॉटेड रेखाओं से बताया गया, क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है, इसीलिए इसको बिंदुओं से या डॉटेड रेखा टूटी हुई रेखाओं से दर्शाया गया। और ये क्या किया गया, इसको जो आती हुई प्रतीत होती है, लगता है कि यहाँ पे मिलेगा, वहां पे मिलाया गया, और यहाँ पे ये बिंदु मतलब आई ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का आई इमेज बना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो एम ओ है मतलब
ये लंबाई और ये लंबाई, जितना दूरी पीछे क्या है वस्तु था उतना आगे क्या बना वस्तु। वस्तु का साइज भी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, जैसे ये दर्पण है और एक तीर खड़ा किए, तो जितना x दूरी पे तीर, तो यहाँ x दूरी अंदर तीर बना। देखो इसका लंबाई अगर h मीटर तो ये भी h मीटर होगा। और एक चीज आगे देखिएगा, फिर से उसी चीज को थोड़ा लिख दिया कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। जितना आगे होगा दर्पण, प्रतिबिंब उसके दर्पण में उतना ही पीछे होगा। जैसे ये दर्पण है और ज्यादा आगे हो, बहुत ज्यादा पीछे से बने तो साधारण बात है उसमें भी बहुत पीछे दिखेगा। अगर बहुत नजदीक आगे खड़े हो जाओगे, अपना शक्ल देखने लगो, तो वहां पे बहुत नजदीक प्रतिबिंब भी प्रस्तुत होता है। ये समतल दर्पण का प्रयोग क्या है, प्रॉपर्टी है। इसीलिए समतल दर्पण का अक्सर क्या घरों में देखे होगे यूज करते हैं शक्ल देखने के लिए। एकदम नजदीक आ गए तो एकदम शक्ल क्या है नजदीक दिखा, एकदम दूर आ गए तो एकदम शक्ल दूर दिखता है। ये प्रॉपर्टी होता है। तो वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, इसको याद कर लेना है कि समतल दर्पण का एक वन एंड ओनली सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसको क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी हमेशा प्रतिबिंब, वस्तु जितना दूर होगा उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब भी बनेगा। ये समतल दर्पण का ही प्रॉपर्टी है, इसको रट लेना है, कैसे भी याद कर लेना। उसके बाद आता है पार्श्व परिवर्तन, जिसको अंग्रेजी में लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इसको थोड़ा सा और गौर से देखिएगा, ये भी कई बार पूछा है कि वैसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का दाहिना भाग दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई पड़ता है, इसी को क्या है पार्श्व परिवर्तन मतलब लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। वस्तु का अगर दाहिना भाग होगा तो उसमें प्रतिबिंब का दाहिना भाग बायां भाग दायां दिखता है और दायां भाग बायां दिखता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक चीज अगर हम क्या किए, अभी एक चीज उल्टा बताए, तो उसी चीज को जैसे हम बताते हैं, जैसे कि हम क्या किए, अपना अगर राइट हैंड उठाते हैं, राइट हैंड अगर ऐसे उठाए मतलब दाहिना भाग को ऊपर उठाए, मतलब राइट हैंड उठाए, तो दर्पण में देखना है वहां पे क्या होता है, आपका सामने जो प्रस्तुत होगा उसमें अगर इधर से घूम के नजर देखे, जैसे यहाँ पे राइट हैंड उठाया है ना, तो आगे से जो घूमता है कोई सेम सेम क्या हो खड़ा हो, मतलब हमारे जैसे क्या हो ऐसे इस तरफ से नहीं इस तरफ से खड़ा होगा, तो वो राइट हैंड अगर उठाएगा मतलब हम हमारा फिगर क्या ऐसे ऑब्जर्व करोगे, मतलब ऐसे हम अपना फिगर को मतलब हम अपने वास्तविक रूप में ऐसे होंगे। कोई जो ऐसे इस तरह से आएगा मेरे सामने होता है ना पलट के कुछ इस तरह से, और वो अपना राइट हैंड उठाए तो ये होता है। वास्तविक में क्या था, हम अगर इस तरफ घूम के राइट हैंड उठाए थे तो ऐसा दिख रहा था, लेकिन अगर इस दर्पण का भी राइट हैंड उठ जाएगा तो लगेगा अरे नहीं भूत हो भूत, नहीं लगेगा भूत। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, अगर आप अपना राइट हैंड ऐसे उठाए हैं तो उसके आपके सामने जो ऐसे जो प्रस्तुत होता है उसका क्या है लेफ्ट हैंड उठा रहता है। ये चीज ऑब्जर्व किया, इसीलिए तो गाड़ी ऐसा दिखता है। जैसे आपको एक कार्ड लिए आर वाला और उसमें देखिएगा ऐसा आर कुछ ऐसा दिखे, जैसे एम्बुलेंस पे उसमें भी, इसीलिए एम्बुलेंस पे क्या है पार्श्व परिवर्तन क्या रहता है, पार्श्व परिवर्तन लेटरल लेटरल इन्वर्जन रहता है किसी भी वर्ड का, ताकि क्या हो कोई क्या हो एम्बुलेंस जो लिखा रहता है वो लेटरल इन्वर्जन रहता है, मतलब पार्श्व परिवर्तन रहता है, ताकि कोई दर्पण में देखे उसको सीधा दिखे और तुरंत उसको साइड दिया जाए। इसीलिए इसका इस्तेमाल इस तरह के जगहों पर होता है। और इसी लिए क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फोटो बना हुआ है इससे स्पष्ट क्लियर हो रहा होगा। तो दो तीन एग्जाम्पल देख लिए पार्श्व परिवर्तन का, और इसका क्या कीजिए आप दोनों को सबको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करते हैं अगले कंसेप्ट को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, कैमरे फ्रेम से हट आप नोट करो, तब तक वीडियो पॉज कर सकते हो और फिर नोट करो। तो अब लेके आ गए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या जानेंगे हम। समतल दर्पण द्वारा अभी क्या था प्रतिबिंब के बारे में जाने था, उसकी अब क्या है हर एक प्रतिबिंब की विशेषता को थोड़े अच्छे से जान लेते हैं। विशेषता को देखिएगा थोड़ा अच्छे से कि क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। जैसे ये देखो क्या है, ये एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण, इसके द्वारा ये क्या हमारा वस्तु मतलब कोई वस्तु उसका प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बताए थे क्या है, हाँ
तो प्रतिबिंब बताए थे समतल दर्पण का एक प्रॉपर्टी आपको इससे पहले ही बताए थे कि हमेशा क्या होगा, डॉटेड रेखाओं से, मतलब टूटी हुई रेखाओं से, या नहीं तो क्या दिखाया जाएगा, बिंदुओं से किससे, पॉइंट से दिखाया जाएगा। तो ये क्या है, हमारा समतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, क्या बनेंगे, जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे उसे बिंदुओं से दिखाया जाता है। क्योंकि बिंदुओं से इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बनते हैं ये आभासी होते हैं, जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो पहला प्रॉपर्टी देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा क्या है, पीछे बनता है। यहाँ प्रतिबिंब आसाम आगे तो प्रतिबिंब जो है, वस्तु आगे तो प्रतिबिंब पीछे ही बनता है। इधर वस्तु है, इधर देखिए प्रतिबिंब है। दूसरा इसका क्या है विशेषता, कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो प्रतिबिंब अगर देखो यहाँ h मीटर है तो ये भी h मीटर ही होगा। प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के हमेशा हमेशा बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा ही रहता है। जिस तरह से ये, उसी तरह से ये भी प्रतिबिंब और वस्तु दोनों, ये जो समतल दर्पण में है उसमें जैसे वस्तु वैसे ही वो दिखता है। कौन, प्रतिबिंब, वस्तु जैसा वैसा ही प्रतिबिंब दिखता है। लेकिन एक चीज होता है उसमें, क्या है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से बस उल्टा होता है, मतलब लेटरल इन्वर्जन बताए थे अभी तुरंत। जो क्या होता है, बायां भाग दायां तरफ दिखता है। क्या होता है, किसी भी वस्तु का बायां भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का दाहिना भाग बन जाता है। उसके बाद आता है क्या, प्रतिबिंब आभासी होता है। हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी मतलब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखते होंगे सीधा बनता है और ये इसे डॉटेड रेखाओं से इसीलिए तो प्रदर्शित भी किया जाता है। आभासी होने की वजह से ही इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब ये काल्पनिक है। जैसे देखिए, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से आगे होता है। कोई भी प्रतिबिंब जो ये बन रहा है उतना ही पीछे बनेगा। अगर ये x दूरी दर्पण से आगे रहेगा कोई वस्तु, तो x दूरी पीछे बनेगा प्रतिबिंब। ये विशेषता, इस विशेषता को याद रखें, एक बार रिकॉल करते। पहला विशेषता क्या है कि दर्पण के हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना ऊंचाई इसका है उतना ही ऊंचाई इसका भी है। प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है। तीसरा क्या है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब इस तरफ तो इस तरफ वस्तु, अगर वस्तु इस तरफ तो प्रतिबिंब भी इसी तरफ। जैसे ये मार्कर इधर है तो समतल दर्पण में भी ऐसे ही बनेगा। और तीसरा, चौथा पॉइंट क्या है कि प्रतिबिंब जो है पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। मतलब क्या हुआ, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग बन जाता है। और प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। इसीलिए तो इसे देख रहे हो, पर्दे पर भी प्राप्त नहीं कर सकते और इसे डॉटेड रेखाओं से भी दिखाया जाता है इसी वजह से, क्योंकि ये आभासी है, जो केवल कल्पना मात्र है, काल्पनिक होता है। और चौथा क्या है, चौथा नहीं सॉरी, छठा है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। ये जितना आगे रहेगा x मीटर आगे, तो वस्तु अगर x मीटर आगे तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, x मीटर पीछे बनेगा। तो हमारा अगला टॉपिक, मतलब समतल दर्पण वाला कार्यक्रम खत्म। अब आता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, आपने गोलीय दर्पण बहुत सारे सुने होंगे और गोलीय दर्पण से बहुत सारा सवाल भी आता है। तो गोलीय दर्पण पहले जान लेते आखिरकार होता क्या। सबसे पहले गोलीय दर्पण का अगर विचार है तो सबसे पहले यही जानना है कि ये जो गोलीय दर्पण है किस चिड़िया का नाम है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रावर्तक सतह किसी खोखले गोले का ही भाग होता है। मतलब कोई खोखला गोला है कांच का, उसी में से काटा जाता है तो क्या बनता है, हमारा गोलीय दर्पण प्राप्त होता है हमको। जैसे कि देखते हैं, हम एक दिखाते हैं आपको एक चीज यहाँ, हाँ देखिए, जैसे काटने के बाद कुछ इस तरह से, जैसे कि क्या है, और खोखला गोला है, जैसे हमारा खोखला गोला है, कुछ इस तरह से होता है। खोखला गोला होता है ना, खोखला गोला, मान लो ये कुछ रेडिएशन सीधे बनाते हैं। खोखला अगर गोला है हमारा, इसमें से क्या किया, हम यहाँ से काटे और यहाँ से काट लिए, और यहाँ से काटे और यहाँ से काट लिए। अभी तुरंत बताएंगे थोड़ी देर बाद कि क्या कैसे होता है। जैसे कुछ इस तरह से होता है गोलीय दर्पण। देखिए, एक तरफ से क्या है, इस तरफ से अगर स्थित कर दिए तो इधर वाला क्या, परावर्तक सतह, तो क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण। और इधर से क्या किया, हम रस्तित कर दिए, इधर से रस्तित करेंगे इसको। एक बार इधर इस साइड से कर दिए तो अब ये बन गया क्या, परावर्तक सतह, इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण।
अब इसी साइड से अगर क्या कर देंगे रजदित, तो इस साइड से हो जाएगा परावर्तक सतह, जिसको क्या बोलेंगे हम अवतल दर्पण। तो ये भी क्या है एक काम करता है। इसीलिए इसमें एक एक्सपेरिमेंट आप देखिएगा, इधर साइड से देखिएगा तो क्या लगेगा आपको, इधर साइड से देखने पे आपका शक्ल थोड़ा उल्टा दिखेगा, थोड़ा नहीं पूरा पूरा उल्टा, और इधर से अजीब दिखता है, अजीब नहीं मतलब थोड़ा सा ब्रॉड दिखता है, क्योंकि क्या है ये उत्तल दर्पण है। तो अगला कंसेप्ट मेरा यही रहेगा गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। तो आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलो अब देखेंगे गोलीय दर्पण का प्रकार के बारे में। गोलीय दर्पण समझ गए कि गोलीय दर्पण क्या है क्या नहीं है, ये इतना तो पता है। जैसे गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण उस दर्पण का किसी खोखले गोले का क्या होता है भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। जैसे खोखला गोला भी बताए थे, उसी का क्या है, उसी को काट करके बनाया जाता है। और जैसे गोलीय दर्पण क्या क्या काटा गया, और जैसे काटने के बाद कुछ उसको ऐसा ऐसा टाइप कुछ मिलता है, जैसे चम्मच में आपको देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का मिलता है ना, कुछ इस तरह का, जिसमें क्या है, अगर जिसमें एक तरफ इस तरफ अगर रजदित कर दिए तो क्या है परावर्तक सतह ये हो गया। इस तरफ वाले परावर्तक सतह क्या बोलते हैं अवतल दर्पण, और इस तरफ रजदित कर दिए तो ये हो गया परावर्तक सतह, तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो इन्हीं दोनों के बारे में आज जानने आए हैं अभी। तो जैसे देखिएगा गोलीय दर्पण दो भागों में बांटा गया, पहला है अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में कनकेव मिरर कहते हैं, और दूसरा उत्तल दर्पण जिसको इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो सीधे सीधे देखो, गोलीय अवतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण के टुकड़े के बाहरी सतह को क्या है, गोलीय दर्पण के टुकड़े के बाहरी सतह अगर ऐसा कुछ है तो इस तरफ वाले भाग को क्या किया गया, रजदित करने से क्या है अवतल दर्पण प्राप्त होता है। इस तरफ रजदित किया गया तो इस तरफ क्या हो गया परावर्तक सतह, इस तरफ हो गया परावर्तक सतह, तो क्या कहेंगे उसको कहेंगे अवतल दर्पण। अब क्या है, जैसे देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के टुकड़े के भीतरी सतह, जैसे ऐसे है इस बार इधर किए थे रजदित, इधर अगर रजदित कर दे तो इधर हो गया परावर्तक सतह, तो इसको क्या कहेंगे आप बोलो, इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। तो देखिएगा इसको, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो ऐसे ऐसे लकीर खींचा गया है, रजदित किया गया मतलब सिल्वर्ड किया गया, क्या है चांदी की एक परत चढ़ा दी है, उसके ऊपर से एक किसी कलर का पेंट चढ़ा दिया जाता है, ताकि क्या हो वो चांदी का जो क्या होता है लेप होता है, परत होता है, उंगली से भी खरोचने पे क्या हो जाएगा पूरा स्क्रैच लग जाएगा, इसीलिए उस पर क्या है एक लेप चढ़ाया जाता है, एक लेयर चढ़ा दिया जाता है और कलर कर दिया जाता है चांदी का लेयर चढ़ाने के बाद। अब आगे देखिएगा, जैसे ये क्या है हमारा अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, तो इधर रजदित है तो ये हमारा ये है परावर्तक सतह। अब क्या है ये पी क्या होता है, पी को बोलते हैं ध्रुव, क्या कहते हैं ध्रुव, पी होता है ध्रुव। ये एफ को क्या बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं एफ को फोकस कहते हैं। सी क्या होता है वक्रता केंद्र, सी होता है वक्रता केंद्र। और एक चीज और होता है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को तो छोटू एफ से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको कहते क्या है फोकस दूरी, क्या कहते हैं फोकस दूरी। अब क्या होता है यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का मतलब P से लेकर के C तक, CP मतलब बोले तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कैपिटल आर बड़का आर से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं हम क्या है वक्रता त्रिज्या, क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये जो किरण है जो क्या सी से लेकर के पी तक ये जो जा रहा है, इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष, अंग्रेजी में इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। तो चलो सबका इंग्लिश में बताते हैं, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं मुख्य अक्ष को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये जो वक्रता केंद्र है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस दूरी को फोकल लेंथ, एंड फोकस को फोकस ही कहते हैं, ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है। तो इतना एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या। इसी तरीका से इसमें क्या है, इसमें थोड़ा अजूबा लग रहा है, अरे सर इसमें जिधर परावर्तक सतह उस तरफ था फोकस और वक्रता केंद्र, इसमें तो क्या है परावर्तक सतह इधर आपका फोकस इधर है। तो ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये जो तुम देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है जिस सर्कुलर पार्ट से इसको काटा जाता है, जिस क्या है स्पेयर से ही काटा जाता है, उसका जो रेडियस होता है वही होता है क्या सेंटर ऑफ
कर्वेचर होता है, वही वाला रेडियस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो है ये पूरे का क्या है, सेंटर होता है। साधारण होता है जिस तरफ उसका गोलाई रहेगा उसी तरफ तो उसका सेंटर रहेगा, ऐसा तो नहीं सर्कल ये है और इसका रेडियस मान लो इधर से यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक वो मेजर कर लो रेडियस, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या होगा, हमेशा अंदर तरफ से ही रहता है, इसीलिए ये क्या झुकाव उधर, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र, दोनों अंदर रहेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र वही होता है जो उस टुकड़े का क्या हो, सेंटर, मतलब रेडियस वाला सेंटर होता है। सर्कुलर जो सेंटर होता है, स्फेरिकल से काटा गया तो स्फेयर का जो सेंटर होगा वही होता है। तो अब देखिए इसका क्या है, इस साइड से परावर्तक से, तो यहाँ पे ये जो P है इसको भी ध्रुव, इसको फोकस और इसको वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी P और F को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और ये P और C को, P से लेकर के C तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और इस पूरे किरण को, ये जो CFP जो जा रहा है पूरा, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अब क्या करिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर क्या करते हैं हम फर्दर आगे की ओर, नेक्स्ट मूव अहेड, लेट्स होगा, नेक्स्ट बोल दीजिएगा, लेट्स मूव अहेड, अंग्रेजी भी गड़बड़ है। तो गोलीय दर्पण के प्रकार को जानने के बाद गोलीय दर्पण के लिए अब क्या है, किरण आरेख क्या देखेंगे। अब गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख, किरण आरेख क्या होता है, जिससे क्या है, किरणों के द्वारा, रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाए किसको, प्रतिबिंब सबको, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण में उसको दर्शाया जाएगा। आपको अभी प्रस्तुत करके दिखाएंगे, जैसे अभी सीखेंगे बेसिक चीज, जैसे क्या है कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट को जानेंगे। इसमें बहुत सारे तरह के देखेंगे, जैसे पहला देखेंगे क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, फिर देखेंगे फोकस की दिशा में आपतित किरण, फिर वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। इस तरह के बहुत सारे देखने वाले, तो घबराना नहीं, हर एक को डिटेल में और एकदम स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर अच्छे से सुंदर से आपको समझाया जाएगा। तो पहले क्या हम किसमें देख लेते हैं, अवतल दर्पण में। किसमें, माइक ऊपर लग रहा है क्या, हाँ अब उसको रखते लग रहा है, अभी भी नहीं। अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण हमारा कुछ ऐसा है, इसका क्या है, परावर्तक सतह क्या होता है, हमारा परावर्तक सतह कहां से है, इस तरफ से, और ये हो गया रस्तित भाग, तो ये होता है कोना वाला P, ये हो गया F, और ये है हमारा C। ये क्या है, अवतल दर्पण में हम देखते हैं। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर क्या बोला गया है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन होता है, ये वाला लाइन, ये जो है इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अगर इसके समांतर कोई किरण आपतित होता है दर्पण पे, क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण क्या हुआ, आपतित हुआ, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, ये सीखना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किए तो जान लेना ये चीज कि परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगा, कहां से, फोकस, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, ये फोकस से होकर गुजरेगा। अगर कोई किरण क्या होगा, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो परावर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगा, कहां से जाएगा, फोकस से होकर। अब दूसरा केस क्या आता है, दूसरा केस ये है अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का जैसे कि देखे क्या है, इसका परावर्तक सतह तो ऊपर की ओर है, तो पीछे क्या होगा, रस्तित वाला भाग, ऐसा हुआ क्या, हाँ। तो साधारण सा बात है, इसका जो होगा फोकस, ध्यान देना यहाँ पे, इसका होगा यहाँ पे फोकस और यहाँ पे वक्रता केंद्र, ये दोनों तो पता है। इसमें भी क्या होगा, अगर फोकस मतलब फोकस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ कोई किरण, क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ दर्पण पे, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, ये फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत हुआ, क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ से क्या होगा, जाता हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा, अगर समांतर आएगा उत्तल दर्पण में तो यहाँ पे भी फोकस से होकर जाएगा, और यहाँ पे भी, यहाँ पे फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ पे क्या वास्तव में फोकस से गुजर रहा था। दोनों में तो डिफरेंस है, ध्यान रखना। जब भी क्या, अगर अवतल दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, लेकिन उत्तल दर्पण में अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है।
अब क्या है, दूसरा केस को देखते हैं। फोकस की दिशा में ये चीज नीचे लिख लेना, परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगा और यहाँ पे परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक, अब आता है फोकस की दिशा में अगर कोई किरण है, जैसे अगर ले पहला अवतल दर्पण, क्या ले, अवतल दर्पण लेंगे। यहाँ पे क्या ले लिया हम, अवतल दर्पण। यहाँ पे हो गया ये बिंदु हमारा P, ये F और ये क्या होगा, C होगा। यहाँ पे देखो फिर से हम क्या करेंगे, इस बार क्या करने जा रहे हैं, फोकस से होकर अगर आपतित कराए तो परावर्तन के बाद क्या होगा, परावर्तन के बाद, अरे मिस्टेक हो रहा है वीरू, वेट फोटो सुंदर नहीं है, पूरा फिर से क्लियर हट पे। चलो सुंदर फोटो बनाने की तैयारी चल रही है। नीचे वाला दिख रहा है भाइयों, अरे ओ भाई क्या है, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष और ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। हमारा किरण क्या है, फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यहाँ पे ध्यान देना क्या है, अगर अवतल दर्पण में कोई किरण है जो क्या फोकस से होकर ही आपतित हुआ, दर्पण पे क्या है, अवतल दर्पण पे कोई किरण फोकस से होकर आपतित हुआ तो परावर्तन के बाद क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर क्या है, समांतर परावर्तित होती है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ही परावर्तित होती है। अब एक और केस नहीं, अब उत्तल दर्पण का, अवतल का देखें, ये क्या अवतल का चला, इस साइड में क्या है, अवतल अवतल दर्पण और इधर चलता है उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण। यहाँ पे हम क्या होगा, उत्तल दर्पण लेंगे फिर से, थोड़ा अजीब अच्छा सुंदर नहीं बना रहे, समझने की कोशिश करना, उतना सुंदरता फोकस नहीं करना, क्या फोकस और ये वक्रता केंद्र। क्या बोला गया, फोकस की दिशा में आती, अगर क्या हो फोकस की दिशा में आती है, साधारण सा यहाँ पे डॉटेड रेखाओं से दर्शाया जाएगा। ये क्या है, फोकस की दिशा में एक किरण आपतित हुआ तो परावर्तन के बाद क्या होगा, बोलो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होगा। क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होगा। और इसमें इधर जा रहा है सेम केस। तो पहला केस हमारा क्या है, नीचे लिखना है आपको ये लाइन कि अगर कोई किरण, पहला केस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरेगी, और उत्तल दर्पण में क्या होगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होगी तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर परावर्तित होती हुई प्रतीत होगी। बस ऐसे क्या है, अगर फोकस की ओर आ रही है, दूसरा केस में क्या है, फोकस की दिशा में आपतित किरण होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगा, बोलो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। कोई किरण अवतल दर्पण के फोकस की दिशा में आएगा तो परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, फोकस की दिशा में आई तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो गई, आपतित हुआ फोकस की दिशा में और परावर्तित हो गया समांतर। वैसे ही क्या हुआ, आपतित हुआ फोकस में, आपतित हुआ फोकस की दिशा में तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौटती हुई प्रतीत हो रही है। तो चलिए अब अगला केस देखेंगे, तब तक आप क्या करो, इसको इस सुंदर सुंदर फोटो के साथ साथ इसको बनाओ और वीडियो पॉज करके ये बात लिखो कि क्या परावर्तन के बाद क्या हो रहा है। अभी बस समझा दिया ना, ये आपका काम है, नीचे लाइन में लिखना, यहीं पे क्या हो रहा है, परावर्तन के बाद बताना कि यहाँ क्या हो रहा, प्रतीत हो रहा है, कहाँ फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, यहाँ फोकस से होकर जाती, ये सब लिखना आप। अब चलो अगले टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। अगले टर्मिनोलॉजी का कथन यहाँ पे क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगले कंसेप्ट को सीखना शुरू करेंगे। अगला कंसेप्ट क्या है हमारा, देखिएगा थोड़ा गौर से। अगला कंसेप्ट जैसे अभी तुरंत पढ़े थे, क्या था, मुख्य अक्ष के एक बार समांतर आपतित किरण था, दूसरा क्या था, फोकस की दिशा में था। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर आपतित किरण होती है किसी दर्पण पे तो क्या होता है,
परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, जब फोकस से होकर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। अब तीसरा केस क्या आता है, जब कोई क्या हो, जब कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण की चर्चा करना है। जब क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख लो क्या हमारे पास, यहाँ पे है हमारा एक अवतल दर्पण और इसमें क्या है, ये है हमारा ध्रुव और ये है हमारा फोकस और ये है वक्रता केंद्र। और इस बार क्या है, जो किरण है वो वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित हो रही है। कहाँ हो रही है, वक्रता केंद्र की दिशा में। जैसे ये देखो, इस दिशा में क्या है, आपतित हुआ। इस दिशा में अगर आपतित होगा तो परावर्तन के बाद इसी दिशा में वापस लौट जाए, क्योंकि यहाँ जो होता है 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, इसीलिए क्या है, जिस दिशा में आता है उसी दिशा में वापस चला जाता है। आप समतल दर्पण में भी पढ़े थे। और यहाँ पे भी क्या है, जब कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आता है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र के ही दिशा में लौट जाती है। इसी तरह से उत्तल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण का आप खुद से बनाओगे, लिखोगे नीचे में, ये लाइन भी लिखोगे कि वक्रता केंद्र के ही दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब क्या है लास्ट केस, अगर ध्रुव की दिशा में कोई किरण आपतित होती है तो ये देखने लायक है। दोनों चरण स्पष्ट करेंगे हम। जैसे ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है क्या, इसमें क्या है, अगर कोई किरण क्या है, ये है ध्रुव, चलो ये भी लिख देते हैं, ये है हमारा फोकस और ये है वक्रता केंद्र। अगर ध्रुव की दिशा में कोई किरण आपतित हुई, क्या हुआ, ध्रुव की दिशा में, तो परावर्तन के बाद ध्रुव की दिशा में अगर कोई है, मुख्य अक्ष के साथ एंगल आई बनाते हुए आएगा, तो मुख्य अक्ष के साथ एंगल आर बनाते हुए वो परावर्तित हो जाएगा। यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर का कथन क्या होगा, बताओ जल्दी। तो एंगल आई आर के बराबर है, अगर ये 30 तो वो भी मुख्य अक्ष के साथ 30 डिग्री बना करके परावर्तित हो जाएगा। अगर इसी तरह से क्या है, उत्तल दर्पण देखो, उत्तल दर्पण कुछ ऐसा है, चमत्कारी दर्पण। ये है हमारा ध्रुव, ये है फोकस और ये वक्रता केंद्र। अगर यहाँ पे भी क्या होगा, कोई एंगल आई बनाते हुए ध्रुव पे आएगा तो एंगल आर के साथ यहाँ पे भी परावर्तित हो जाएगा। अगर कोई क्या है, किरण एंगल आई बनाते हुए पोल पे आपतित होगा तो पोल से ही क्या होगा, एंगल आर बनाते हुए, मुख्य अक्ष के साथ एंगल आर बनाते हुए क्या करेगा, परावर्तित हो जाएगा। फिर से समझो कि अवतल दर्पण में जैसे था वैसे ही उत्तल दर्पण में क्या है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के साथ आई का एंगल बनाते हुए आपतित होता है तो क्या है, आर का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाता है। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया क्या। ये आपको बनाना है, नीचे में लिख भी देना ये चीज जो अभी स्पष्ट कर दी, ये चीज अपने नोट्स में लिखो। फिर से आप क्या करो, सुंदर से वीडियो पॉज करके लिखो, हम फिर से अगले कंसेप्ट को लेके आ रहे हैं। तो अब अगले कंसेप्ट को लेके आ गए। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल बिहार बोर्ड के वार्षिक परीक्षा में हर बार पूछता ही पूछता है। या प्रूफ पूछ ले या नहीं तो क्या पूछ लेता है, सूत्र का प्रयोग कर ही लेता है। सूत्र क्या होता है, ये जो संबंध है क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है वो आपको पहले बता देते हैं। क्या होता है कि फोकस दूरी बराबर, जो हमको सिद्ध करना वो पहले बताते थे। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बट्टे दू। यहाँ पे फोकस दूरी कहाँ है देख लीजिए, ये जो F और P है, क्या है, F और P बराबर क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, C और P पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या CP और बट्टे 2। तो हमको क्या करना है, यही सिद्ध करना है, हमको यही क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्योंकि आगे की कहानी तो आपको पहले से पता है, तो थोड़ा सा क्या रहेंगे, इससे पूरा डिसिप्लिन्ड वे में रहेंगे और शॉर्ट टर्म में जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए हैं, ये जो हमारा दर्पण है B जो एक अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण में भी आप चाहो तो कर सकते हो। हम क्या किए हैं,
अवतल दर्पण में कर रहे हैं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। हमारा मन किया तो हम इस पे ले आए। तब क्या करें, हम इस बी पॉइंट पे क्या किए, ए बी जो ये जो क्या है किरण है, बी पॉइंट बी पे क्या किया हम, इंसिडेंट मतलब आपतित कराए। तो साधारण सी बात है, मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। इतना तो क्रिस्टल क्लियर है। अब क्या एक चीज तो पता है कि जब ये वक्रता केंद्र से कोई क्या है किरण दर्पण पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। इतना तो पता चलेगा कि ये जो बिंदु बी पे है, इस पे ये जो बन रहा है सी बी, कौन, ये जो सी बी है क्या है, एक लंब है, अभिलंब कहलाएगा। सी बी जो क्या कहलाएगा, इस बिंदु पे लंब है, इसीलिए क्या कहलाएगा, अभिलंब। किससे, परावर्तन के नियम के हिसाब से। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा। और ये तो आपको समतल दर्पण के पहले वाले में, हाँ थोड़ी देर पहले वीडियो, इसी वीडियो में बताए थे कि समतल दर्पण में जब क्या 90 डिग्री पे कोई टॉर्च चलाता है तो उसी रास्ते से रिटर्न भी आ जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए यहाँ पे भी क्या 90 डिग्री का पॉइंट बी पे बनना है, जो क्या सी को मिलता है। इसीलिए ये जो बीसी पॉइंट है, बीसी पॉइंट नहीं, बीसी जो की रेखा है, रेखा बीसी जो लाइन है, ये क्या है हमारा एक अभिलंब हो जाएगा। इसके हिसाब से क्या कहलाएगा, अभिलंब। तो इसीलिए यहाँ पे लिखो क्या, चूंकि, चूंकि कौन, कौन नहीं, सी बी लिखना है, चूंकि रेखा सी बी, रेखा सी बी क्या है, चूंकि रेखा ये जो सी बी है ये क्या है, बिंदु बी पर, क्या है, बिंदु बी पर, रेखा सी बी बिंदु बी पर अभिलंब है, अभिलंब है। इतना तो आपको पता है अभिलंब है, इसीलिए क्योंकि रेखा सी बी क्या है, बिंदु बी पर अभिलंब है, इसीलिए क्या हो जाएगा, बता, ध्यान देना यहाँ पे, एंगल ए बी सी, मतलब जिसको आई बताया गया, क्या, एंगल ए बी सी जो किसके बराबर है, आई के बराबर, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए बी सी, चलो ब्रैकेट में लिख देते हैं, आई जो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी बी एफ, किसके बराबर, एंगल सी बी एफ के। कैसे कैसे कैसे, जिसको आर बताया गया, लेकिन कैसे होगा, बाय किसके द्वारा होता है, ये परावर्तन के नियम से। किसके द्वारा, परावर्तन के नियम से। क्या बताया जाता है, एंगल आई बराबर एंगल आर, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसीलिए क्या हो गया, ये अंग्रेजी में बोल दिया, मतलब क्या, परावर्तन का दूसरे नियम, दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन का, ये दूसरा नियम के तहत क्या हो गया, ये दोनों बराबर। तो ये इसके बराबर हो गया, तो समझ में आ रहा, परावर्तन के नियम से। अब एक दूसरा नियम देखिएगा, क्या ये, क्या मुख्य अक्ष के ये ए बी समांतर है, तब तो फोकस से होकर गुजरा, ये तो पता। समांतर के नियम होने के तहत ये जो बीसी है क्या है, उसको प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या मतलब, ये देखो, इस ए को थोड़ा बढ़ा, इधर भी बढ़ा, तो ये देखो सीपी और ये ए बी दोनों क्या है, समांतर किरण है ना। ये तो पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था। तो प्रस्तुत करने के बाद क्या होता है, ये तब तो फोकस से होकर गुजरता है। ये जो प्रतिच्छेद कर, इस पे फोकस करना है, कहाँ पे, ये 20 और सी, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या, एंगल ये और एंगल ये बराबर होगा क्या, एकांतर कोण से। 9th क्लास में आप पढ़े हैं ये कंसेप्ट। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा फिर से, कौन सा कोण, एंगल ए बी, क्या है, एंगल ए बी और सी, एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल, बोलो बोलो, बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। कैसे, एकांतर कोण से। कैसे हो गया, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। इतना समझ में आया, ये दो चीज सब बस समझ में आएगा। पहला क्या था कि एंगल ए बी सी किसके बराबर हो गया, सी बी एफ के, क्योंकि ये आई बराबर आर, परावर्तन के नियम से ये क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है। और फिर क्या है, ए बी सी पी के पैरेलल है, मतलब समांतर है, दोनों की दूरियां यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी इतना है, समांतर का मतलब ये होता है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये कोण एंगल आई, मतलब एंगल का नाम है ए बी सी, किसके बराबर,
ये जो ए बी सी है ये इसके बराबर, बी सी एफ के हो गए इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर हो गए, कैसे? एकांतर कोण से। इतना समझ में आ गया? तो ये जो समांतर हो गया, तो इसको अगर मान ले फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड, एक चीज दिख रहा है कुछ, ये देखो यहाँ पे भी एबीसी और यहाँ पे भी एबीसी, तो समीकरण एक एवं दो को तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं क्या, एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ। चमका क्या? नहीं चमका तो चमकाते हैं फिर से। देखिए ये देखिए, ये भी एबीसी और ये भी क्या है, एबीसी ही है ना। तो पहले बार क्या बोला, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। कोई बोले कि मान लो मेरा उम्र मेरे पड़ोस वाले भैया के बराबर है, पड़ोस वाले भैया का उम्र आंटी के बराबर, तो क्या मेरा उम्र आंटी के बराबर होगा या नहीं होगा ना? नहीं वाली कोई आंटी है जो नया नया शादी हुआ, मान लो ऐसा कुछ एजम्पशन है, तो ऐसा होगा। और ना समझ में आ रहा तो जैसे बताए कि क्या, मोहन का हाइट श्याम के बराबर, और फिर बताया गया श्याम का हाइट किसके बराबर है, बोलो। पहले बताए मोहन का हाइट श्याम के बराबर है, फिर बताए मोहन का हाइट है शिव शंकर के बराबर। ध्यान दो इधर अच्छे से। अब अच्छा उदाहरण लेते हैं। क्या मोहन का जो हाइट है वह श्याम के बराबर है, और मोहन का हाइट क्या है, शिव शंकर ने शिवम और श्याम दोनों के बराबर। तो क्या श्याम का हाइट शिवम के बराबर होगा या नहीं होगा ना? मतलब श्याम का हाइट बराबर शिवम का हाइट होगा। तो वैसे ही ना क्या किए, इक्वेशन को कंपेयर किए, तो क्या पता चला हमको, एंगल सी बी एफ बराबर बी सी एफ। क्या होगा, एंगल देखो सी बी एफ, मतलब ये कोण किसके बराबर, इस कोण के बराबर हो गया। तो दो कोण बराबर मतलब क्या होगा, ये जो त्रिभुज है बी सी एफ, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बीसीएफ क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए त्रिभुज बीसीएफ एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इतना समझ में आ गया क्या? ये जो त्रिभुज है क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब आगे की कहानी थोड़ा इधर देखते हैं, कैसे कि अब देखिए ये तो समद्विबाहु हो गया, मतलब समद्विबाहु होने के साथ साथ ये कोण क्या है और ये कोण बराबर हो गया। तो ये देखो इसके सामने वाला, मतलब ये और ये बराबर नहीं हो जाएगा क्या? नहीं समझ में आया क्या? फिर से देखो, ये किसके बराबर, इसके बराबर, अरे नहीं इसके बराबर, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, मिस्टेक हो गया, सॉरी। इसके सामने वाला मतलब ये और ये इसके बराबर, मतलब क्या हो गया हमारा, सी एफ बराबर बी एफ। गलत कुछ मत रोकना, सी एफ बराबर बी एफ, मतलब यहाँ पे बी एफ फॉर दिस लाइन एंड सी एफ फॉर दिस। तो क्या हो गया, ये दोनों हो गया। इसीलिए क्या है, कैसे हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज होने की वजह से क्या हो, क्यों हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज होने से। कैसे, तो समद्विबाहु त्रिभुज होने से क्या होगा, सी एफ बराबर बी एफ। वो मिस्टेक हो गया, हम थोड़ा एरर देखने लगे, हमको लगा इसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड ही बराबर होता, मतलब इसका सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये और ये बराबर होगा। इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है, मतलब सी एफ बराबर बी एफ पता चल गया, इतना पता है, बी एफ बराबर सी एफ।
चलो ये एक चीज पता चला। अब एक अगला कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा एक क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन। जैसे हमारा क्या था, ध्यान देना, ये एक पैरेलल मतलब क्या है, पैरेलल लाइन यहाँ पे है। हम इसी को क्या करें, थोड़ा सा नीचे से लेके आ रहे, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पास में लेके आ रहे। तो मतलब ये हमारा ये बी इधर आ गया, पी हमारा यहाँ है, और फोकस क्या हमारा यहाँ है, और सी यहाँ है। तो सब पैरेलल है, तो साधारण सी बात है, ये क्या है, फोकस से होकर गुजरेगा गुजरेगा। पता चल रहा है क्या? तो ये जो हमारा पी है और यहाँ पे ये बी है, और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ ये, अरे बहुत कुछ चल उसको अभी नहीं बनाते। तो ध्यान देना, अगर क्या किए इसको बहुत ज्यादा निकट लगे तो क्या टॉर्च से है ना, एक रे है जैसे लेजर लाइट जला रहे, तो उसको थोड़ा सा नीचे कहाँ, तो इस पी के पास मतलब ध्रुव के पास लेके आते हैं। जब हम क्या करते हैं बिंदु बी को ध्रुव के पास लाने पर क्या करेंगे हम, बिंदु बी को ध्रुव के पास लाया जाए, तब क्या होगा, तब जो है ये जो हमारा बी एफ है क्या होगा, तब बी एफ बराबर एफ पी हो जाएगा लगभग। ये देखो ये बी एफ और ये एफ पी, मतलब ये निकट आया, ये जो बी एफ है ये पी एफ के पास है, तो लगभग क्या होगा, बी एफ एफ पी के बराबर। ये है एफ पी और ये है बी एफ, यहाँ इसी को निकट लाया गया। तो और निकट एकदम नजदीक के पास लाया जाएगा तो क्या होगा, बी एफ बराबर पी एफ नहीं होगा, जो लगभग हो जाए, क्या होगा, लगभग बी एफ बराबर पी एफ लगभग हो जाएगा। इतना समझ में आया क्या? तो जब हमको क्या पता चल गया, ये देखो बी एफ बराबर क्या है, पी एफ के, और आपको पता है ये बी एफ किसके बराबर है, यहाँ देखो बी एफ सी एफ के बराबर है ना। तो बी एफ सी एफ के बराबर, तो अगर हम इसको माने बी एफ बराबर एफ पी, इसको मान लिए, मान लो सेकेंड इक्वेशन, और इसको मान लिए थर्ड। तो फ्रॉम थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बी एफ है और यहाँ पे भी बी एफ है, दोनों कॉमन आकर के क्या होगा, एफ पी बराबर सी एफ आया क्या, एफ पी क्या आ गया, सी एफ के बराबर। मतलब ये इसके बराबर हो चुका है, मतलब ये जो बिंदु बी है यहाँ पे ये क्या है, इसके बराबर हो गया, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए क्या हो जाएगा, फोकस, ये जो बिंदु एफ है, बिंदु एफ सी पी का मध्य बिंदु, अरे क्या बचा, मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या होगा, ये जो बिंदु है एफ, ये पूरे सी एफ का बीच वाला बिंदु हो जाएगा। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि क्या हमारा सी एफ बराबर एफ पी, जो क्या है सी पी के बट्टे 2 है, मतलब सी पी का आधा है ना, क्योंकि ये बराबर ये जो सी पी का आधा, तो हमको तो यही प्रूफ करना था, एफ पी बराबर सी पी बट्टे 2 आ तो गया, एफ पी बराबर सी पी बट्टे 2, हेंस प्रूफ, यही तो हमको सिद्ध करना। तो लीजिए आ चुका है आपका क्या, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का रिश्ता आ चुका है। इसको आप क्या कीजिए अच्छे से, अगर किसी तरह का कोई समस्या हो तो फिर से हमसे पूछ लीजिए, और इसको क्या कीजिए अच्छे से नोट कर लीजिए, ये हर बार पूछता है, इस चीज को माइंड में रखिए। चलते हम अगले कंसेप्ट में, आप इसको पहले पॉज करके नोट करो। आज का लेक्चर अब क्या है, अब थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है और हंसते खेलते बहुत ज्यादा चीज सीख ली। अब क्या अगले पार्ट को, इस वीडियो को यहीं तक स्टॉप करता है, और अगले पार्ट को क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम
कवर करेंगे पार्ट 2 नाम से, इसी का आ जाएगा, मतलब प्रकाश का परावर्तन पार्ट 2 करके आ जाएगा। तो हंसते खेलते सीख गए, तो सीखते सीखते अब चलो एक बहुत दिन हो गया, तो एक अच्छा वाला शायरी सुनते हैं, लव स्टोरी टाइप, लव वव वाला। तो क्या है, शायरी सुनिए गौर से। अनजान बनकर मिले थे फिर वो हमारी जान बन गई, अनजान बनकर मिले थे फिर वो हमारी जान बन गई। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना था, इसीलिए फिर से हम अनजान बन गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।